हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में टॉपिक वाइज़ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए हैं एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के, ठीक है? आज ये तीसरा दिन है और हम मॉडर्न इंडिया के जो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2022 तक सिर्फ प्रीलिम्स के, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग मेंस की भी सीरीज़ शुरू करेंगे, जिससे हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो पकड़ है वो बहुत अच्छा हो जाए। हमारे दिमाग में बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में समा जाए और हम जब कोई भी सोर्स पढ़ें या कोई भी मटेरियल पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, तो हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था उसी लिहाज से पढ़ें। वो हमारी अप्रोच डेवलप हो ताकि हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही रहे, हम कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ। इसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पर 3 फ्रीडम फाइटर के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें पहले हैं बरिंद्र कुमार घोष, दूसरा है योगेश चंद्र चटर्जी और तीसरा है रास बिहारी बोस, ठीक है? 3 यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर का नाम है। पूछा गया है कि हु ऑफ द एबव वाज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी से जो थे वो कौन-कौन से जो 3 फ्रीडम फाइटर इनमें से कौन-कौन से जो थे वो गदर पार्टी से बिलोंग करते थे या उनसे संबंधित थे, उसमें काम करते थे, ठीक है? तो 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि हमें कौन-सी जो पार्टी है जो फ्रीडम फाइटर में है, बहुत सारी पार्टियाँ आपने नाम सुनी होगी, जैसे मुस्लिम लीग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का भी नाम आपने सुना होगा, फिर रिवॉल्यूशनरीज़ थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल इस तरह के लोग थे। तो सारी अलग-अलग पार्टियाँ थी, उसमें आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि जो-जो प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे कि यहाँ पर आपको रास बिहारी बोस का नाम आपने सुना होगा, फिर योगेश चंद्र चटर्जी का भी नाम आपने सुना होगा, वीरेंद्र कुमार घोष का नाम सुना होगा आपने अपनी किताब में। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आखिर ये किस चीज़ में सक्रिय थे, किस तरीके से अपना जो योगदान है वो स्वतंत्रता के आंदोलन में दे रहे थे। आपने सिलेबस में भी सुना होगा कि फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, वो सिलेबस में हमारे जो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस से ही इस क्वेश्चन को उससे रिलेट कर सकते हैं कि गदर पार्टी से कौन-कौन से जो इसमें फ्रीडम फाइटर जो नाम है वो बिलोंग करते थे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो क्रिप्स मिशन के ऊपर सवाल है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यानी कि जो संविधान सभा बनी जिसको काम दिया गया कि आप देश के लिए संविधान बनाएं, तो उस सभा में जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर तो थे ही थे और साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर्स थे। दूसरा इसमें स्टेटमेंट क्या है, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी प्रोविंस जिसको नया जो संविधान तैयार होगा अगर वो नहीं मानता उस संविधान को, कोई भी प्रोविंस, तो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो ब्रिटेन के साथ एक अलग से एक एग्रीमेंट साइन करके, संधि साइन करके और अपना जो फ्यूचर स्टेटस है वो डिसाइड कर सकता था। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये समझ में आता है कि क्रिप्स मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्रिप्स मिशन में अलग अलग लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो संविधान सभा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब भी आप संविधान सभा के बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा सजग हो जाएं कि संविधान सभा की शर्तें क्या थी, वो किन किन मुद्दों पर जाके वहाँ पर बहस हुई और उसमें से किस पार्टी ने किस तरीके का स्टैंड लिया, उसमें से कौन से जो नेता थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। तो मेंस के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ आप देखें कि उसमें जो प्रोविंसेस थे उनकी जो शर्तें थी वो क्या थी, जो ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर जो हमारे स्टेट्स थे उसकी क्या स्टैंड थे, यानी कि उनको कैसे मिला के वहाँ पर जो संविधान सभा उसको गठन किया गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या उसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी थी कि नहीं, कि कुछ लोग नॉमिनेटेड होके वहाँ पर पहुँचे थे। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि प्रिंसली स्टेट्स ने कैसे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर भेजे। इस तरह की जानकारी जो है आपको इसमें ध्यान रखना होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो वही बात इसमें भी है कि आपको उसकी डिटेल आपको जब पता होगी, उसकी शर्तें पता होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। तो आपने ये जो टर्म है आपने सुना होगा, जो 1935 का जो जब आपने एक्ट सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1990 का जो एक्ट था 1919 का जो एक्ट था उसमें भी आपने रिजर्व और ट्रांसफर्ड का नाम सुना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो इसमें ये बोला गया है कौन कौन से जो मुद्दे थे वो रिजर्व सब्जेक्ट में थे। तो इसमें देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दूसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरा है लैंड रेवेन्यू और चौथा है पुलिस। तो आपने अभी भी सुना होगा कि हमारे यहाँ तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उस समय ये तीनों लिस्ट तो नहीं थी, लेकिन रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। तो आपको ये भी साफ साफ पता होना चाहिए कि रिजर्व सब्जेक्ट कैसे उसको पालन किया जाना था और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का कैसे पालन किया जाना था, यानी दोनों के ऊपर किसका अथॉरिटी था, किसका अप्रूवल लेना पड़ता था, किसका नहीं लेना पड़ता था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ साथ आपको जो यहाँ पर उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए थे उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। देखिए उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जितने भी एक्ट वगैरह आए, जैसे चार्टर एक्ट आए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे एक्ट आए, फिर इंडियन काउंसिल के एक्ट आए, तो उसके प्रोविजंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन पे है 2022 का कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर्स। तो यहाँ पर डच के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और डच कब आए थे, जब इंग्लिश आए थे तो उसी समय 1602 में ये डच भी आए थे। तो ये बोला जा रहा है कि डचों ने जो है वो अपनी फैक्ट्री या फिर वेयर हाउसेज जो है वो उनको गजपति रूलर्स ने जो लैंड दिया था उसके ईस्ट कोस्ट पे वो उन्होंने बनाया था। दूसरा क्या है ऑप्शन कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आपने सुना होगा, ये गोवा के गवर्नर भी रह चुके थे और ये एक पुर्तगाली थे। तो ये बोला जा रहा है उनके बारे में कि उन्होंने गोवा कैप्चर किया बीजापुर के सुल्तान से। तीसरा है द English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मद्रास में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, और वो जो फैक्ट्री थी वो किस लैंड पे थी, तो एक लैंड लीज पे लिया था उन्होंने, किससे, विजयनगर अंपायर से। तो तीन स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें पूछा क्या गया है मेनली। अगर ध्यान से इसमें देखिए हम लोग अगर ओवरव्यू करें तो इसमें एक फैक्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है कि जो सब कंपनियां यूरोपियन कंपनियां आई यहाँ पे और उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री जो है भारत के अलग अलग जगहों पे लगाई, तो कहाँ पर किसने लगाई और किसके सहयोग से लगाई, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए अल्फांसो डू अल्बुकर्क एक फ्रांस जो है पुर्तगाली गवर्नर था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें एक तो गवर्नरों का ध्यान रखना है जो कि हमारे किताब में मेंशन है, उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए, जैसे डुप्ले का नाम सुना होगा आपने, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का तो नाम ऐसे ही फेमस है, और अल्बुकर्क है, और उसी में वास्को डी गामा है। तो इस तरीके के जो नाम है, अल्मेडा है, तो कई सारे जो यात्री थे वो आए और उन्होंने कई सारे राजघरानों से, जैसे कि मुगलों से और उनसे विवाद रहा, मुगलों से विवाद रहा, या फिर क्षेत्रीय राजा थे उनसे, निजाम से, कभी मैसूर से, उनसे विवाद रहा और उनसे किसी किसी से दोस्ती भी हुई। तो उन्होंने किस रूलर से क्या वो संधियाँ हुई उनकी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और खासकर उन्होंने कौन कौन से एग्रीमेंट किए, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुई, ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 2021 के क्वेश्चन में चले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि आपको सारे चार्टर एक्ट वगैरह पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल एक्ट पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पता होना चाहिए। तो उसी के ऊपर सवाल देखिए यहाँ पर तुरंत आपको देखने को मिल रहा है 2021 में। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट इन लेजिस्लेचर। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर उसी को पैटर्न पे पूछा गया है। तो पहले में क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के साथ साथ एक आपने एक और नाम सुना होगा जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक नाम है उसके उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन किए, या फिर वो जोड़ी क्यों फेमस हुई, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम किए,
या फिर किस तरीके से वो विवादों में रही, उसको आपको अच्छे से उसको समझ लेना है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड, तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, गर्ल्स के बारे में क्या बोला, वोटिंग राइट्स के बारे में क्या बोला, या फिर देश में संविधान लागू करने के बारे में क्या बोला, ये सारी चीज़ें आपको उसमें नोट कर लेनी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर, जैसा मैंने आपको बताया, ये उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 8 अगस्त 1942 का जो भारत में इतिहास में जो महत्व रखता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन से वो सही है और कौन से वो गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उससे पूछा गया, 3 गलत है इसमें, तो 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द एआईसीसी। एआईसीसी का मतलब यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, ठीक है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द एआईसीसी, तो क्या इस दिन 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था वो उसको अपनाया गया था एआईसीसी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी दिन 1942 के दिन ही 8 अगस्त को वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं आज की जो कैबिनेट है, जैसे कि मोदी जी हैं और उसमें राजनाथ सिंह हैं और अमित शाह हैं, तो उस तरीके के जो अभी का जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप मानते हैं। तो वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, तो बोला गया कि 8 अगस्त 1942 को ही वाइसरॉय को का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उसको और फैला दिया गया, यानी कि पहले जो मेंबर थे उसकी संख्या और बढ़ा दी गई, और जो बढ़ी हुई संख्या थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियनों को लाया गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस, तो ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उसने 7 प्रोविंसेस से रिजाइन कर दिया, यानी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार वहाँ पे गिर गई। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि क्रिप्स प्रोपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो क्रिप्स क्रिप्स जो मिशन था उसने क्या किया, प्रोपोज एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस, तो क्रिप्स उस समय कौन थे, उस समय के वायसराय थे हमारे, तो उन्होंने क्या यहाँ पर प्रपोजल दिया कि हम एक इंडियन यूनियन बनाएंगे जिसमें उसको फुल डोमिनियन स्टेटस का उसको दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये कब दिया जाएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब ओवर हो जाएगा तब। तो क्रिप्स का ये प्रपोजल था, उस समय के वायसराय थे, तो उन्होंने इंडियन लीडर्स को ये, या फिर आप बोल सकते हैं भारत को ये प्रपोजल दिया था ताकि वो भारत को अपने पक्ष में ले सके और उसको युद्ध में ले आ सके अपनी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से वो लड़े भारतीय सैनिक, तो उसके लिए मोरल सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हम अगर युद्ध में अगर आप भाग लेते हैं तो हम जो है वो एक बार जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि राजा तो वही रहेंगे, यानी मालिक रहेंगे वो ब्रिटेन वाले नाम के तौर पे, लेकिन जो काम होगा वो इंडियन संभालेंगे। ये हो गया, आप एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे वो अपने पास चार्ज रखेंगे, जबकि जो इंटरनल जो टोटली जो फ्रीडम होगा वो इंडिया के हाथ में रहेगा, तो उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो इसके ऊपर ये सवाल आपको पूछा गया है कि 8 अगस्त 1942 को जो भारत के इतिहास में क्या महत्व है, उस दिन क्या क्या काम हुआ था। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट डेट होती है, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और किस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, ये सारी जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जो 1857 की क्रांति थी वो किस दिन शुरू हुई और उसमें किन किन राजाओं ने भाग लिया, किसने विरोध किया, ये सारी डिटेल्स जो है आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो इसमें बोला जा रहा है कि नीचे 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन जो था वो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से एसोसिएटेड था। और जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन है वो क्या है, वो एक एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स है जो इंग्लिश में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन से डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि जो बुक्स वगैरह हैं जो उस समय कई सारे हमारे नेताओं ने लिखे थे, या फिर हमारे जो कई सारे जो इंग्लिश जो राइटर्स थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने कई सारे जो एंशिएंट इंडियन बुक्स थी उसका ट्रांसलेशन किया या करवाया, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि किसने कौन सा काम करवाया है। खासकर बुक्स वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिहाज से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे, और जब भी कोई
बुक या फिर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर की बात जब हमारे किताब में देखने को मिलेगी तो हमें ये देखना है कि वो जो न्यूज़पेपर है वो कौन निकाल रहा है, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था या फिर कोई वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर था, उसका सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुने फीमेल स्कूल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल। तो एक हिंदू फीमेल स्कूल था जिसको बाद में बेथुने फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता था। तो उनमें से कौन जो थे, ये चारों नाम में से नीचे जो दिए गए हैं, वो सेक्रेटरी के पद पर वहाँ पर कार्यरत थे हिंदू फीमेल स्कूल में, जिसको अब बेथुने फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो चार नाम है आपको, एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सरोजिनी नायडू। अब देखिए ऑप्शन देख के भी हमें एक चीज़ ध्यान में रखना ये आ जाता है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। तो अगर आपको इसके बारे में, इनके बारे में आपको जो भी किताब में इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे अब यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में है तो आपने किताब में भी देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम सुना होगा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में जो भी जानकारी आपको एंशिएंट इंडिया की जो बुक है, सॉरी जो मॉडर्न इंडिया की बुक है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे फिर आप कहीं से भी कवर कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग के मटेरियल से कवर कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सतर्क हो जाना है कि इन्होंने क्या क्या काम किया था। उसके बारे में थोड़ी डिटेल हमें वहाँ से ले लेनी है। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी के तौर पे काम किया, उसी तरीके से आपने ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा, उनकी वाइफ भी सावित्री बाई फुले, तो उन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला था। और कितनी सारी जो फीमेल्स थी वो पहली बार उन्होंने डॉक्टर का कोई किसी ने पद संभाला, तो किसी ने पहली बार लॉयर बनी। तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए जो बिल्कुल फैक्ट के रूप में आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि किन नेताओं ने किन किन पदों पे काम किया, कौन कौन सी पार्टियों में काम किया, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन से जो सामाजिक सुधार के काम किए, कौन कौन से जो फाउंडेशन थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कई सारे संस्थाएं बनी थी जो समाज सुधार का काम करती थी। मुझे या एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, जैसे कि हाँ मद्रास महाजन सभा, ऐसे कुछ करके बहुत सारे सोसाइटीज़ बनी थी, तो उसके वो सेक्रेटरी थे। तो कोई उन्होंने फाउंडेशन की थी, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि किसने किस चीज़ की फाउंडेशन की थी। इससे हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। तो यहाँ पर तीन आपको नाम दिए गए हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। तो ये बोला जाता है कि कॉलोनियल इंडिया के इतिहास में ये जो तीन नाम है उनको किस लिए याद किया जाता है। तो पहला है कि लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो हुआ था उसमें ये लीडर्स थे। दूसरा है कि मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, ये बोला जा रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके ये मेंबर थे। तीसरा है कि मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो संविधान सभा थी तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये मेंबर थे। चौथा है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके ये ऑफिसर्स थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी नाम आता है, अभी अभी इसके चौथे नंबर क्वेश्चन में ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी नाम आता है तो उन्होंने किस संस्था में काम किया, वो किन किन आंदोलनों में भाग लिया, उन्होंने कौन कौन से पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने क्या क्या नया अखबार चलाया या फिर कोई किताब लिखी। तो ये सारी जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर ये सवाल है, और अगर इस अप्रोच से पढ़ा आपने तो आपके आगे के जो क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएंगे तो उसका आंसर हम आसानी से दे पाएंगे। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ। तो यहाँ बोला जा रहा है 21 फरवरी जो है उसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाई यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है उसको ये 21 फरवरी को डिक्लेयर किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये बोला जा रहा है कि बांग्ला है वो डिमांड इन्होंने बनाई थी, मांगी थी, कहाँ मांगी थी,
जो पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी, इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी, तो वहाँ पर जब नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी उस पर बात हो रहा था, तो उसमें बोला जा रहा था कि बांग्ला को भी नेशनल लैंग्वेज के तौर पे शामिल किया जाए। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक तो पहले पाकिस्तान की संविधान सभा से क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के ऊपर क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अनकन्वेंशनल होते हैं जो कि यूपीएससी पूछ लेती है। और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि यूपीएससी चाहती है कि आप उसमें उलझें, और आप जो क्वेश्चन आगे बना सकते थे जो आपके हाथ में थे उसको छोड़ के आप इसमें उलझे रहें, और इससे आपका क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की अप्रोच आपको थोड़ी सी डेवलप करनी होगी कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से हैं उसमें से आपका कुछ ना छूटे, वो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि वो बिल्कुल आपको पार लगा दे। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि हाँ मेरे पास समय की कमी है फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पहले करूँगा तब जाके आगे बढ़ूँगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको सिर्फ याद दिला दी है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो जैसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में कि यहाँ पर फिर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज जो थी 17th सेंचुरी में फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 1600 से 1625 का जो कार्यकाल है उस समय जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थे या फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ लोकेटेड थी। तो आपको सबसे पहले ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, फिर ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, यह ध्यान रखना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि पीरियड भी याद रहे और कौन सी कंपनी ने किया या फिर कहाँ की कंपनी ने किया, किस विदेशी जो आक्रांता ने किया, तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो पहला क्या है, ब्रोच, दूसरा है चिकाकोले, और तीसरा है त्रिचिनोपोली। तो तीन जगह के नाम दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जो 1600 से लेकर 1625 तक का जो कार्यकाल था उस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ कहाँ लोकेटेड थी। तो इसी अप्रोच पे हमें और भी जो फ्रांसीसी है या फिर डच हैं उसके भी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड थी किस पीरियड में, वो हमें पता होना चाहिए। उन्होंने किस राजा से लिया, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, किस राजा से लिया, किस ईस्ट कोस्ट पे था या फिर वेस्ट कोस्ट पे था, वो आपको पता होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विद रेफरेंस टू मदन पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो आंध्र प्रदेश का जो मदन पल्ले जो जगह है तो उसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये पूछा गया है उनमें से कौन सी करेक्ट है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि करेक्ट, इनकरेक्ट और कहीं पे नॉट लगा रहता है तो उस पर आप खास कर ध्यान दें, क्योंकि हड़बड़ाहट में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो पिंगाली वेंकैया है उन्होंने जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया था। जो आज तिरंगा हम देखते हैं उसको पिंगाली वेंकैया जी ने ही डिजाइन किया था। दूसरा बोला जा रहा है स्टेटमेंट की पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, बात कहाँ की हो रही है, आंध्र प्रदेश के मदन पल्ले जगह की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पट्टाभी सीतारामैया जो है उन्होंने यहीं पर से जो आंध्र रीजन का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको चलाया था। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो भारत में चल रहा था और हर जगह जहाँ भी जो वहाँ के लोकल नेता थे वहाँ से वो चीज़ों को उठा रहे थे। जैसे बिहार में इसका केंद्र पटना था और आरा वगैरह का जगह था, तो वहाँ पर वहाँ के लोकल लोग, वहाँ पर जो वहाँ के लोकल लीडर थे वहाँ पर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। गांधी जी ने तो पूरे देश से आह्वान किया था ना, लेकिन जो लोकल लीडर थे तो उन्होंने इसका पालन किया अपने अपने जगह पे, जहाँ भी जो था उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट अपने स्तर से चलाया कि हाँ गांधी जी ने बोला है तो हम इसको अपने जगह पे शुरू करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि पट्टाभी सीतारामैया जो थे उन्होंने आंध्र रीजन से शुरू किया था। कहाँ पर जगह था वो, मदन पल्ले। तीसरा जगह है, तीसरा स्टेटमेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। ये बोला जा रहा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम लिखा था वो बंगाली से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उन्होंने यहीं पर किया था, मदन पल्ले जो आंध्र प्रदेश का जगह है वहीं पे। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकोट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। यहाँ पर बोला जा रहा है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर सेट किए थे पहली बार। तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है कि मदन पल्ले जो जगह है वहाँ पर कौन कौन सी जो चीज़ें वहाँ पर हुई थी।
तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कोई अगर जगह है वहाँ पर से खासकर अगर कोई घटना घटी हो तो हमें उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि जो गांधी जी थे उनको जो 1942 का जब आंदोलन छिड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उनको फिर कैद कर लिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पे कैद किया गया, किस जेल में कैद किया गया। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया, या फिर भगत सिंह के बारे में पूछा जा सकता है और वो कहाँ पर जाके कहाँ पर उन्होंने शरण लिया। इस तरह की जो डिटेल है वो आपको पूछा जा सकता है, खासकर जगह से रिलेटेड, अगर वो जगह किसी महापुरुष या फिर आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी हुई हो। ठीक है, 2020 का चलते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आपको 3 पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं जो मैच ऑफ द फॉलोइंग पे आप मान सकते हैं उस पैटर्न पे। तो पहला जो एक तरफ लिखा गया क्या क्या, एक तरफ है औरंग, बनियान एंड मिरासीदार, और दूसरी तरफ क्या बोला गया है, इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेवर टू द स्टेट। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, और मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में हर वीडियो में आपको बताया है कि कीवर्ड के ऊपर सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं यूपीएससी। तो आपको कीवर्ड अगर कुछ भी आए जो कि बिल्कुल आपको ना पता चले कि आखिर इस कीवर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर औरंग है, फिर बनियन है, फिर मिरासीदार है, तो आपको ये देख के आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें उसको गूगल करना है, या किसी भी तरीके से अगर आपको किताब में ही मिल गया उसका आंसर तो ठीक है, उसको गूगल करिए कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। उसको अलग से नोट कर लीजिए, एक 2-3 पन्ने का आप डायरी बना लीजिए, जिसमें कीवर्ड के ऊपर ही आप उसको याद करने की कोशिश करें, नोट डाउन करके कि हाँ इस शब्द का मतलब इस पीरियड में मैंने देखा था, उस समय ये शासक थे और उसका मतलब ये हुआ। अगर बाद में उस शब्द का अगर चेंज हो गया उसका मतलब, तो वो भी आप नोट कर लीजिए कि मुगल पीरियड में उसका मतलब ये था, जबकि जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तो उस शब्द का मतलब ये था। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पैटर्न पे अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो आज का क्वेश्चन है 2020 का, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नीचे 4 स्टेटमेंट है, और ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो भारत पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, मतलब कि जो 1800 से लेकर 1850 तक के कार्यकाल में इंडिया पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, और ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रूइंड। ये बोला जा रहा है कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे उसके चलते क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते ये लोग बर्बाद हो गए। दूसरा है कि मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पे मशीन्स का यहाँ पर लगा दिया गया मशीन्स को, यानी कि आदमी को रिप्लेस करके वहाँ पर बहुत सारी मशीनें इंडिया में लगा दी गई, जहाँ जहाँ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जहाँ पर कपड़े का काम होता था, तो आदमियों को हटा के वहाँ पर बहुत सारी जो नई नई मशीनें आ गई थी उनको लगा दिया गया। तीसरा है कि रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये बोला जा रहा है कि जो रेलवे लाइन थे उसको वहाँ पर बहुत सारे जगहों पे उसको ले डाउन किया गया, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही प्रभाव था कि भारत में जो इतने बड़े पैमाने पर रेलवे का बिछाया गया जाल उसका एक प्रभाव था। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि हैवी ड्यूटीज़ वेयर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश से सामान आते थे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर से, यानी कि जो इंग्लैंड में जो सामान बन के तैयार होता था वो जब इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी लगाए गए, यानी कि बहुत सारे टैक्स वगैरह लगाए गए। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव था। तो 4 ऑप्शन है। तो जैसे कि एक इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो वैश्विक स्तर पे प्रभावित करने वाली घटना है, लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ है। लगभग हर देश ही नहीं, मैं तो कहूँगा हर देश प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो उसका प्रभाव इंडिया पर भी बहुत पड़ा था, और इसके ऊपर आपको जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, चाहे फिर आप यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की भी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें इसका प्रभाव के बारे में अच्छे से बताया गया है उसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो अगर इस तरह की जो मेजर मेजर घटनाएं जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई, या फिर जो एक तरीके से आप साम्राज्यवाद की बात कर सकते हैं, जो जैसे कि भारत को गुलाम बनाया गया, इसी तरीके से साउथ ईस्ट में एशिया है उसको गुलाम बनाया गया, तो इन सब का क्या प्रभाव हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन है।
तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल इसका आंसर जो है वो आपको किताब में मिल जाता है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि इसके आंसर भी आप जानते हैं कि क्या हुआ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बस ये पता लग जाना चाहिए कि अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है या फिर पूछ चुकी है, उसके आधार पर हम आगे के क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल उस रूप में ढाल सकें। ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द बुक द शेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस आदमी ने कौन सी किताब लिखी और कौन सी लैंग्वेज में उसने न्यूज़पेपर निकाला, कहाँ से निकाला, और उसने कौन सी संस्था में काम किया या फिर किस पार्टी से बिलोंग किया, किसका वो फाउंडर रहा, किसका वो एक तरीके से मेंबर रहा, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए उसी के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बुक है देशेर कथा, जो कि सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये पूछा जा रहा है कि 3 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन से करेक्ट है इस संदर्भ में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इट वांट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो इसमें ये बोला गया, जो देशेर कथा थी उसमें जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कैसे जो हमारी जो दिमाग है या फिर हमारी जो मानसिक सोचने की जो विधि है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। यानी कि उन्होंने हमारे दिमाग में हमारी कमजोरी को ही डाल दिया था कि तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग अपने शासन नहीं कर सकते, तुम्हारा ऐसा इतिहास नहीं है, तुम लोग पे हमेशा आक्रमण हुए हैं और तुम लोगों ने कभी अपने ऊपर खुद से शासन नहीं किया है। तो उसके चलते इस तरीके की जो बातें हैं जिसके कारण जो उनका मोटिव है वो सही बैठता था, तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते थे। तो उस तरीके की जो बातें थी वो देशेर कथा में उन्होंने बताई कि हाँ, ये इन लोगों ने हमारे मानसिक स्तर पे हमें प्रभावित किया है और हमें इसके थ्रू हम पर शासन किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसने क्या किया कि जो स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज और फोक सॉन्ग थे उसको, उसके परफॉर्मेंस को इंस्पायर किया। यानी कि जैसे कि स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज, यानी कि कहीं कहीं पर इस तरीके की जो घटना होती थी, फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो बहुत सारे विधियों से वहाँ पर लोगों को एक तरीके से जागरूक करने का काम करने के लिए वहाँ पर स्ट्रीट प्लेज वगैरह किए जाते थे, और फोक सॉन्ग्स के थ्रू इसको जो फ्रीडम स्ट्रगल में है वो लोगों को शामिल किया जाता था, उनको इंस्पायर किया जाता था। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो देशेर कथा थी उसने भी यही काम किया। इससे क्या हुआ कि लोगों को जागरूकता आई, ये किताब पढ़ के उसके ऊपर नाटक लिखे गए, और उस नाटक का जब मंचन हुआ तो लोगों ने उसको देखा, उससे समझा कि कैसे ब्रिटिश जो लोग हैं वो हमारे दिमाग पे शासन करके, हमारे दिमाग को प्रभावित करके और हमारी मानसिकता, हमारी सोच को प्रभावित करके हम पे ही शासन कर रहे हैं, हमारा ही जो माल है वो लूट करके ले जा रहे हैं और हमें कमज़ोर कर रहे हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है, द यूज ऑफ देश बाई देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो देश, यहाँ पर देशेर कथा में जो देश जो शब्द है वो वहाँ पर पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता था, बल्कि उस समय के जो बंगाल रीजन था उसको रिप्रेजेंट करता था। तो ये पूछा जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है या फिर कौन कौन से सही है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो बुक्स हैं जो कि खासकर आपको मेंशन की गई हैं, तो हमें इस चीज़ को जानकारी होना चाहिए कि उस बुक्स के दम पर क्या क्या उसका प्रभाव हुआ। जैसे कि आपने सन्यासी विद्रोह का नाम सुना होगा, आनंद मठ जो किताब है उसका आपने नाम सुना होगा, जिसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा हुआ था। वो आपको लगभग हर किताब में आपको उसका मेंशन मिल जाता है। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना चाहिए कि आखिर उस किताब के बारे में क्या, किताब में और क्या क्या लिखा है। अगर हो सके तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए उस किताब के बारे में, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी किस के ऊपर पूछा गया, देशेर कथा, जो कि आपको किताब में उतनी ज़्यादा मेंशन नहीं मिलती है। तो कोई भी किताब अगर हल्का सा भी चर्चा में आया है तो ये जान लीजिए कि उसको किसने लिखा है। उस किताब में थोड़ी मोड़ी जो उसकी जो मोटी मोटी जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए कि उसको किसने लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है, उसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन गांधी रिविन पैक्ट से है। तो बोला जा रहा है कि जो द गांधी रिविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो गांधी रिविन पैक्ट है तो इस जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा जो था उसमें इंक्लूडेड था, यानी गांधी इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। तो समझौते में कौन कौन सी बातें शामिल थी उसके बारे में आप बताइए। तो 4 यहाँ पर बातें दी गई हैं। पहला है कि इनविटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसमें एक समझौता ये हुआ कि कांग्रेस को ये न्योता दिया गया
कि आप राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस चल रही है लंदन में उसमें आप भाग लें, क्योंकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। अगर वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो उसके लिए ये शर्त में एक बात थी कि कांग्रेस को न्योता दिया गया कि आप जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप भाग लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेज प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था तो वहाँ पर जो ऑर्डिनेंसेस उस समय जो लाए गए थे उस आंदोलन के दौरान, तो उसको विड्रा किया जाएगा। यानी कि जैसे गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया तो उसके चलते क्या हुआ कि सरकार अब दमन करने लगी जो आंदोलनकारी थे। तो उसके चलते उसने कई सारे ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि उस समय जो असेंबली थी वो सेशन में नहीं थी, तो उसके चलते ऑर्डिनेंस का रूट अपनाया गया। तो उसके चलते क्या हुआ, लोगों को बहुत सारी कठिनाई को सामना करना पड़ा। जो फ्रीडम फाइटर थे उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, इसके चलते जेलों में भरा गया, तो उसके चलते उनको बहुत सारे कष्ट हुए। तो उसी को लेके यहाँ पर बोला गया कि जब गांधी में इम्पैक्ट हुआ तो उसमें ये समझौता हुआ कि जो भी ऑर्डिनेंसेज जो आप लाए हैं उसको आप वापस लीजिए। तो क्या ये चीज़ थी वहाँ पे उस पैक्ट में। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गांधी जी ने बोला कि जिस जिस लोगों पे पुलिस ने अनावश्यक अत्याचार किए हैं, यानी कि जैसे कोई लीडर कहीं पे लीड कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, तो वहाँ की पुलिस ने उसको उस लीडर को बहुत ही गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करके और उसको फॉल्स चार्जेज में उसको अंदर कर लिया है, उसको जेल में रखा गया है अभी तक। तो उसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि उस पर इंक्वायरी किया जाएगी कि कौन कौन से जो आंदोलनकारी थे उन पर फॉल्स चार्जेस लगा के पुलिस ने बिना वजह के या फिर बढ़ा चढ़ा के चार्जेस लगा के उसको अंदर किया है, तो उसको उसकी जांच की जाएगी और जो गलती है उसको सुधारा जाएगा और जो पुलिस है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जो आंदोलनकारी के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसको बरी किया जाएगा। ठीक है। चौथा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेयर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन आंदोलनकारियों ने वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया था, यानी जो शांति से विद्रोह कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिन्होंने किसी तरीके की हिंसा नहीं की, कोई पुलिस से नहीं लड़ा या फिर किसी ने फायरिंग नहीं की, किसी ने पुलिस के ऊपर हथियार नहीं उठाया, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो हिंसा में उतरे होंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या ये भी पैक्ट में शामिल था। तो चार बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स है, गांधी इरविन पैक्ट है। फिर आप बोल सकते हैं कि एक 14 सूत्री कार्यक्रम जो कि मोहम्मद अली जिन्ना लाए थे, उसी तरीके से मोतीलाल नेहरू ने भी एक पैक्ट लाया था। इसी तरीके की जो स्पेसिफिक जो चीज़ें आई हैं, तो उसमें क्या क्या बातें लिखे गए हैं, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वाइटल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द वाइटल विध्वंसक एक मंथली जर्नल था जो कि लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था। और इस जर्नल में क्या खास बात थी कि इसमें अनटचेबल पीपल यानी कि जो अछूत लोग थे उनको टारगेट ऑडियंस किया गया था, यानी कि उनके लिए बातें लिखी गई थी कि उनको प्रमोट किया जा सके, उनके हित की बात की जा सके और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जा सके। उनको उनको एक तरीके से उनकी मानसिक ट्रेनिंग करके उनको समझा बुझा के और जो वो अपने अंदर हीन भावना रखते थे उसको उससे निकालना उसका मकसद था। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है क्या, गोपाल बाबा वालंकर। दूसरा है ज्योतिबा फुले। तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी। और चौथा है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चार नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। और खास करके आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहूँगा इसमें कि जैसे कि आपको यहाँ पर गोपाल बाबा वालंकर का नाम आ रहा है, ज्योतिबा फुले का नाम आ रहा है, गांधी जी तो है ही और अम्बेडकर जी भी हैं ही। तो जो नए नए नाम भी आ रहे हैं जो कि यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में शामिल किए हैं, तो उसके बारे में अगर आपको पढ़ने को मिले तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और किताब में अगर छोटे मोटे नाम भी आ रहे हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे महात्मा गांधी तो बहुत ही कॉमन नाम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन आपसे कोई बोले गोपाल बाबा वालंकर का नाम, तो हम लोग में से अधिकतर लोग नहीं जानते इसके बारे में। 99 या फिर 99.5% लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आपकी किताब में ये चीज़ मेंशन है, कहीं पर इनका नाम आ गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको किस आदमी ने, किस फ्रीडम फाइटर ने कौन सी किताब निकाली, किस लैंग्वेज में निकाली, किस रीजन में निकाली, उसमें किस इशू को टच किया गया, ये अगर बातें आपको याद है तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगी। तो उसी के ऊपर ये 5वां क्वेश्चन था।
छठा नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें लिखा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो रखमाबाई केस है 1884 का, उसमें किस चीज़ के ऊपर बात की गई। यहाँ पर तीन यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महिलाओं के अधिकारों की बात की गई, जिसमें उनको शिक्षा प्राप्त करना एक अधिकार होगा। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट के ऊपर बात की गई, जिसमें एक तरीके से आप बोल सकते हैं शादी की जो डेट होती है या फिर शादी की जो एज होती है उसके ऊपर ये बात आप मान सकते हैं। तीसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। तो यहाँ पर जो कंज्यूगल राइट्स होते हैं उसके रेस्टिट्यूशन की बात यहाँ पर की गई। तो रखमाबाई केस ऑफ 1884 इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के जो केस हैं अगर वो और भी आते हैं आपको आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें अगर आप अपनी किताब में देखते हैं किसी तरीके के केस की खासकर चर्चा की गई, जैसे कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी। तो ये रखमाबाई केस तो उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा, अपनी किताब में पढ़ा होगा। तो उसके बारे में जान लीजिए कि उसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, उसमें कौन जो थे इसके पक्ष में थे, कौन इसके विपक्ष में थे। ये बातें आपको पता होना चाहिए। किस न्यूज़पेपर ने इसके खिलाफ लिखा, उसके चलते उसको कोई पनिशमेंट मिला हो, तो ये याद रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाई बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20वीं सदी तक की शुरुआत तक, यानी कि 19वीं सदी 1900 से लेके जो प्लस का जो साल है 1920-30 का मान सकते हैं आप। तो उस समय में जो इंडिगो कल्टिवेशन था उसका जो ग्रोएशन था, यानी कि जो फसल की जाती थी इंडिगो की नील की, वो कम होना शुरू हो गई। तो उसका कारण क्या था। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर है। पहला है पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रीजेंट यानी जो किसान नील की खेती कर रहे थे, तो अब जो प्लांटर्स यानी कि जिसके खेत पे वो खेती कर रहे थे, प्लांट पीजेंट क्या हो गया, जो दूसरे की खेती पे जाके वहाँ पर खेती करता है। ठीक है, तो जिनके खेत के ऊपर खेती करता था तो उनके अब ये जवाब देने लगे, यानी कि उनको विरोध करने लगे। जो प्लांटर्स थे उनको बात नहीं मानने लगे और उनका रेजिस्टेंस करने लगे, जिसके चलते वो जो इंडिगो कल्टीवेशन है इंडिया में वो घटने लगी। दूसरी स्टेटमेंट देख लें हम लोग, तो इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है, चूँकि वर्ल्ड मार्केट में नए नए इन्वेंशन हो गए थे रंग को लेके। चूँकि नील क्या था, वो एक तरीके से रंग ही था। तो नए नए रंग, केमिकल रंग वगैरह आ गए थे, तो उसके चलते जो सस्ते रंग थे वो अब मार्केट में आने लगे। तो इंडिगो जैसी महंगी जो रंग है उसको अब कोई लेना नहीं चाहता था, इसके चलते ये डिक्लाइन हो गया। तीसरा है नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे कि गांधी जी ने आपने सुना होगा कि चंपारण में जाके नील की खेती का ही वो सपोर्ट में वहाँ पर गए थे कि नील की खेती को बंद किया जाना चाहिए, वहाँ के जो किसान हैं उनको उचित मूल्य दिया जाना चाहिए, 3 कठिया प्रणाली है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इस तरीके की जो बात है वो गांधी जी करते थे, वहाँ पर उन्होंने किया था। तो वही बोला जा रहा है कि नेशनल लीडर ने चूँकि ऐसा किया, इसके चलते इसका डिक्लाइन हुआ। चौथा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। तो चौथा ये बोला जा रहा है कि जो प्लांटर्स थे वो चूँकि किसानों का शोषण करते थे, जो कि नील की खेती करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि उन प्लांटर्स पे अब सरकार शिकंजा कसने लगी थी, तो इसके चलते उनका वो डिक्लाइन हो गया। तो 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सी जो बात है वो सही है, कौन सी गलत है। तो इस तरीके की जो बात है, जैसे कि आपने सुना कि इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसी तरीके के जो और भी मूवमेंट हुए, जैसे कि आपने सुना होगा कि कई सारे अछूत के लिए मूवमेंट बहुत सारे चले हमारे यहाँ। महिलाओं की जो शिक्षा है उसके ऊपर चला, सती प्रथा के लिए चला आंदोलन कई जगह। तो इस तरीके के जो आंदोलन हुए थे उसमें कौन कौन से जो मेन नेता थे और किस वजह से वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ या फिर अनसक्सेसफुल हुआ, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उस समय वाइसराय कौन थे, उस वाइसराय का स्टैंड क्या था, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, वेलेजली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में क्यों की। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। ये बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा कारण था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसकी कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने ऐसा बोला था, इसीलिए वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वो ओरिएंटल लर्निंग जो थी इंडिया में उसको रिवाइव करना चाहता था,
इसके चलते उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तीसरा स्टेटमेंट है कि ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विलियम कैरे और उसके जो एसोसिएट थे उसको वो एम्प्लॉयमेंट देना चाहता था, इसके चलते उसने ये स्थापना की। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ब्रिटिश सिविलियन यानी कि ब्रिटिश के जो नागरिक थे वो इंडिया में जो रह रहे थे, तो उनको प्रशासनिक पद देने के लिए, उनको भारत के बारे में जानने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, जहाँ पर भारतीयों के बारे में जानकारी दी जाती, भारत के बारे में जानकारी दी जाती, ताकि उनको फिर एडमिनिस्ट्रेटर बना के उनको पोस्ट पे लगाया जा सके। तो यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया किस वायसराय ने किस तरीके के जो है कदम उठाए, उसमें उस कदम के पीछे जो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो उसके ऊपर ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टेमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो उलगुलान है या फिर जिसको ग्रेट टेमल्ट बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये कब हुआ, ये घटना जो है वो किस घटना के बाद हुआ। तो पहला है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 क्रांति के बाद हुआ, या फिर मपिल्ला जो रिविलियन है 1921 का उसके बाद हुआ, या फिर तीसरा है इंडिगो रिवोल्ट जो है 1859-60 उसके बाद हुआ, या फिर चौथा बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है 1899 से 1900 उसके बारे में बोला गया है। तो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो उलगुलन जैसे कि आपको यहाँ पर कीवर्ड है, तो कीवर्ड के ऊपर भी सवाल आप मान सकते हैं इसको, और साथ ही साथ यहाँ पर किस विद्रोह के बारे में स्पेशली बोला गया है, तो यहाँ पर 4 जो विद्रोह है उसके नाम दिए गए हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए किस आंदोलन के बारे में, उसकी जो खास खास बातें हैं, अगर उसको कोई नया नाम दिया गया है तो किसने दिया है नाम उसको। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि एक स्टेटमेंट है कि 1857 की जो क्रांति थी ना तो वो पहली क्रांति थी और ना ही वो भारतीय क्रांति थी, या और ना ही वो किसी एक ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट है जो एक लेखक ने दिया था, वो किताब में लिखा हुआ था बिपिन चंद्र की किताब में। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि किसने किस तरीके की कमेंट किया, किस विद्रोह को किस तरीके का नाम दिया, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 2019 के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये है 2019 का कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर सवाल है। तो मैंने पहले भी बताया है कि चार्टर एक्ट हो या फिर कोई पैक्ट हो या फिर कोई वायसराय का क्या अचीवमेंट है वो है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इंटेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में बोला जा रहा है कि इसके चलते क्या हुआ, इसमें क्या प्रावधान था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था मोनोपोली उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन 2 चीज़ में उसकी मोनोपोली जारी रही, एक तो चाय में ट्रेड को और दूसरा चाइना से जो ट्रेड होगा उसमें। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट असर्टेड द सॉवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिश जो क्राउन था उसकी जो सॉवेरेनिटी थी उसको असर्ट किया किसके ऊपर, इंडियन टेरिटरीज के ऊपर बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी ने जो अब तक भारत में जो जो जगहों पे कब्जा कर रखा था जो भी क्षेत्रों में, तो उसके ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन है यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी है उसका मेन अधिकार होगा। इस दावे को फिर से इसको और फिर से एसेट किया गया, यानी फिर से इसको पेश किया गया कि हाँ दावा किया गया कि जो कंपनी जो है आप जो भारत में जो भारत के अंदर जो अधिग्रहण करके बैठी हैं या फिर भारत में जो कब्जा कर रही है जगह जगह पर, तो वो कब्जा आपका नहीं है, वो ब्रिटिश सरकार का है। इस बात को यहाँ पर फिर से बोला गया। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो भारत के जो रेवेन्यू थे उसको अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद। तो तीसरा ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा जो था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अनुसार था, उसमें प्रावधान थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बता दिया कि आप जब भी पढ़ें तो चार्टर एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे जो एक्ट वगैरह आए थे, रेगुलेटरी एक्ट, तो ये सारी जो एक्ट वगैरह आए थे वो उसकी आप स्पेसिफिकेशन को देख लीजिए ज़रूर, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर सवाल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मूवमेंट है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, फिर आप बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर सवाल पूछा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया। तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर के ही नहीं, यानी फ्रीडम स्ट्रगल का ही आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन भी चले हैं, सती प्रथा विरोधी आंदोलन भी चले हैं, और विमेन की शिक्षा के लिए कई सारी संस्थाएं बनी हैं। तो उस सारे के बारे में भी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि उसको किसने स्थापना किया, उसके प्रमुख लीडर कौन थे, उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर निकाले, मैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है इसके चलते क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के चलते, कि जो इंडिजीनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो यहाँ की घरेलू जो आर्टिसन क्राफ्ट थे, यानी जो कलाकारियाँ थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, अपने खुद से बनाते हैं, अपने चरखे पे देखा होगा बनाते हैं उसको। फिर आप देखते हैं स्वदेशी खादी वगैरह जो है वो हमारे भारत का ही है। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो लोहे वगैरह की इंडस्ट्री थी, जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही थी, उसकी भी जो जो ख़त्म हो गया था उस समय, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते जो ख़त्म हो गया था, उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट के ही भाग के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का सेटअप किया गया, यानी कि जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उसके उसी में जब चलते हुए में एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का भी सेटअप किया गया, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत के संदर्भ में उसको शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ फिर से मैचिंग से क्वेश्चन है। तो एक तरफ आपको तीन जो नाम दिए गए हैं मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, जैसे कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, फिर है ऑल इंडिया किसान सभा, और तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दूसरी तरफ उसके लीडर के नाम है महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और तीसरा है ईवी रामास्वामी नाइकर। द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैच, इसमें देखिए कौन कौन से सही मैचिंग है, यानी कि जो मूवमेंट है और उसके जो लीडर हैं क्या वो सही मैच किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस लीडर का जो है वो किसने किस पार्टी में अपना सदस्यता ली, या फिर किसने किस चीज़ का स्थापना किया, ये आपको चीज़ें याद रहना चाहिए। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो नाम भी दिए गए हैं उसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार, कि जैसे हम महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं, स्वामी सहजानंद के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ईवी रामास्वामी नाइकर के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। यानी कि जब भी आप इस जो ऑप्शन में दिए गए हैं जो टर्म अगर किताब में भी देखें तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन को फिर आकर इन्हीं के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट में कि महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब इंडेंजर्ड लेबर का खात्मा किया गया, यानी कि यहाँ से भारत से उसको मिटाया गया, इस चीज़ को, इंडेंजर्ड लेबर को, बंधुआ मजदूरी को, तो उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ के वाइसरॉय थे, तो उन्होंने वार कॉन्फ्रेंस किया था एक, तो उसमें क्या महात्मा गांधी ने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया था कि जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें इंडियन को भी रिक्रूट किया जाए? क्या उस बात का महात्मा गांधी सपोर्ट किया था या नहीं किया था, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चूंकि इंडियन लोगों के द्वारा साल्ट लॉ का ब्रेक किया गया था, नमक कानून का विरोध किया गया था या उसको तोड़ा गया था, तो क्या हुआ था उसके चलते कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो क्या ये सही है? तो तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और तीनों अलग अलग तरीके से आपको तीन अलग अलग पृष्ठभूमि से आपको सवाल उठाया गया है। पहला क्या है, इंडेंजर्ड लेबर के लेके सवाल है। दूसरा क्या है कि वार कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड वार के टाइम में इंडिया की जो स्थिति थी उसमें वर्ल्ड लीडर की क्या स्थिति थी, सॉरी इंडिया के जो लीडर्स की थे वो क्या स्थिति थी, वो क्या सोचते थे, भारत को उसमें भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर सवाल है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाई इंडियन पीपल, यानी कि ये आपको सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चला था उसके ऊपर ये सवाल है।
कि उसमें क्या जो कांग्रेस थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये 3 आपको स्टेटमेंट देख के आपको इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में खासकर थोड़ी डीप में नॉलेज रखनी चाहिए। जैसे कि पहला है इंडेंजर्ड लेबर है, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो प्रपोजल दिया था उसके ऊपर है, फिर साथ साथ जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या परिणाम हुआ, उसमें किस पार्टी ने किस तरह का स्टैंड लिया, उस पार्टी को क्या सज़ा मिली, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर आपको 3 आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, जैसे कि पहला है सर तेज बहादुर सप्रू, दूसरा है केसी नियोगी और तीसरा है पीसी जोशी। 3 नाम पर्सन के हैं और दूसरी तरफ उसके प्रेसिडेंट पोजीशन है। तो यहाँ पर पहला है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन, दूसरा है मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तीसरा है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं जो कि भारत के इतिहास से जुड़े हैं, मॉडर्न इंडिया से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कौन कौन से पद संभाले इसके ऊपर सवाल है। तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो में बताया है आपको कि कोई भी जो लीडर है वो किस संस्थान से जुड़े थे, उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, ये आपको पता होना चाहिए, उसी के ऊपर ये सवाल है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 कीवर्ड नजर आ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। जबकि आपको जब तक आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि न्यू वर्ल्ड के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड के अंदर कौन से देश आते हैं, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसके चलते मैंने आपको बताया है वीडियो में बार बार, तीनों वीडियो आज कल परसों तीनों वीडियो में मैंने आपको बताया कि कीवर्ड के ऊपर खासकर आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड आपको कुछ भी नया आए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको तुरंत गूगल कीजिए, उसके बारे में समझिए कि हाँ वो चीज़ क्या है। एक बार आपको स्पष्ट हो गई, 2-4 मिनट लगेंगे, आपको एक चीज़ बार स्पष्ट हो गई तो आपको उस तरह के क्वेश्चन जो है वो अगर आएंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए इसमें सिर्फ यही 2 चीज़ समझने के लायक है, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। अगर इस चीज़ को समझ लें तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो ग्रुप ऑफ प्लांट था उसको न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ओल्ड वर्ल्ड में। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला है टोबैको कोकोआ एंड रबर, दूसरा है टोबैको कॉटन एंड रबर, तीसरा है कॉटन कॉफ़ी एंड शुगर केन और चौथा है रबर कॉफ़ी एंड वीट। तो 4 ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आसानी से दे पाएंगे कि कौन सा जो था वो न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया जाता था, जिसको बाद में ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड ही नहीं पता आपको तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 2018 से लेकर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगला जो मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक वीडियो लेक्चर में करने संभव नहीं है, तो इसके चलते हम अगले वीडियो में इसको ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग कल फिर मिलेंगे। बाय एंड थैंक यू।